हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो एग्जाम है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। सो ऐसे में आपका जो प्रिपरेशन अच्छे ढंग से होना जरूरी है। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल का जो हमारा पहला चैप्टर है, संसाधन एवं उपयोग। सो इस चैप्टर के अंदर जितने सारे हमारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि सीधा सीधी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहली बात मैं आप सबको यहाँ पे बता देता हूँ। 1 मिनट में थोड़ा सा जो है कलर का जो है पेन का जो है कलर चेंज कर लेता हूं मैं ब्लैक। ठीक है जी। तो बेसिकली सबसे पहली बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे टोटल ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है भूगोल का, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है सभी को पता होगा, संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग। तो देखो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ढेरे सारा जो है मतलब इस चैप्टर के अंदर जो ढेरे सारा आपको जो क्वेश्चन दे सकता हूँ, जैसे कि तकरीबन 60 से 80 क्वेश्चन जो सीधा सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से दे रहा हूँ, तो ये जो 30 क्वेश्चन एकदम से वीवीआई क्वेश्चन है, इसको तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है। सो बेसिकली इस 30 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि आपके जो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप जो इस वीडियो को पूरा देख करके अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को जो याद कर लेंगे, और जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उसका जो आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो क्वेश्चन को करते हैं शुरुआत। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपका जो झलक रहा है, क्या कर रहा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। क्या कर रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो ए में कह रहा है अनवीकरणीय, बी में कह रहा है नवीकरणीय, और सी में कह रहा है जैव, और डी में कह रहा है अजैव। तो जल्दी से बताइए, जिन बच्चों को अगर पता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए। ठीक है। तो बाकी के मैं जो है सबका आंसर चेक कर रहा हूं। सो कोयला जो है हमारा किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। ये जो है बेसिकली खत्म होने वाला संसाधन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ए में कह रहा है मानवकृत, बी में कह रहा है पूर्ण प्रतियोग, सी में कह रहा है अजैव, और डी में कह रहा है अचक्रीय। तो ये जो सवाल एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो दिस इज MVVI मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, पुनः प्रतियोग। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है, तो पुनः प्रतियोग संसाधन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो ए में कह रहा है 100 किलोमीटर, बी में कह रहा है 200 किलोमीटर, सी में कह रहा है 150 किलोमीटर, और डी में कह रहा है 250 किलोमीटर। तो 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, 200 किलोमीटर तक जो है हमारा क्या कहलाता है, तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होती है। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 19.2 किलोमीटर तक। ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। ए में कह रहा है पर्वतीय मिट्टी, बी में मरुस्थलीय, सी में पीली, और डी में जलोढ़। तो इन चारों में से कौन सा मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपजाऊ है। तो 5 का सही जवाब क्या होगा, तो 5 का हमारा डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे काली होगा। ठीक है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो सभी बच्चों को पता होगा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। ठीक है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कौन से राज्य में। ए में कह रहा है उत्तर प्रदेश में, बी में कह रहा है राजस्थान, सी में कह रहा है कर्नाटक, और डी में कह रहा है महाराष्ट्र। तो चलिए जिन स्टूडेंट को पता है इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो भी सारे बच्चे बी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं, राजस्थान इसका जो है सही जवाब है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है ये किस राज्य में प्रचलित है। तो ए में कह रहा है बिहारी का मैदानी क्षेत्र, बी में कह रहा है उत्तराखंड, सी में कह रहा है हरियाणा, और डी में कह रहा है पंजाब। तो मैं आप सबको बता देता हूं कि सोपानी कृषि जो है ये उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इनमें से कौन सा मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा जो है माना जाता है। ए में कह रहा है लाल, बी में कह रहा है जलोढ़, सी में कह रहा है काली मिट्टी, और डी में कह रहा है पर्वतीय मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम यानी कि सबसे बढ़िया मिट्टी माना जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो ए में कह रहा है वनोन्मूलन,
बी में कह रहा है अति पशुचारण, सी में कह रहा है अधिक सिंचाई और डी में कह रहा है गहन खेती। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? हमारा इसका जो है सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अति सिंचाई। ठीक है, ज्यादा सिंचाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ए में कह रहा है बेंजीन, बी में कह रहा है यूरिया, सी में कह रहा है एंड्रिन और डी में कह रहा है फास्फोरस। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि मेढक के प्रजनन को, मेढक के जनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है उसका नाम क्या है? एंड्रिन है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 में क्या कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा? ए में कह रहा है महात्मा गांधी, बी में कह रहा है स्वामी विवेकानंद, सी में कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में कह रहा है पंडित नेहरू। तो 12 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 12 का हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे देश के बांधों को भारत का मंदिर। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो सभी बच्चों को पता होगा कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, यानी कि पृथ्वी पर काफी ज्यादा मात्रा में जो जल की उपस्थिति के कारण ही हम लोग पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आसमान से देखने पर नीला जैसा प्रतीत होता है। तो 13 का कौन सा सही होगा? 13 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ठीक है, सो ए में कह रहा है फ्लोराइड, बी में कह रहा है क्लोराइड, सी में कह रहा है आर्सेनिक और डी में कह रहा है लौह। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब है, आर्सेनिक का जो है संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो चलिए 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 15 का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, 7.1% जो है क्षेत्र पे जो है क्या है? वन का फैलाव है। ठीक है, दिस इज द इंपोर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भारत में 2001 में भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 के अनुसार आपको बताना। ठीक है, कि भारत में 2001 के जनगणना के अनुसार कितना परसेंट जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 16 का सही जवाब क्या होगा? तो 16 का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि 2001 के अनुसार 19.27 इतना परसेंट जो है वन का जो है क्या था? सो विस्तार था। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए में कह रहा है केरल, बी में कर्नाटका, सी में मध्य प्रदेश और डी में उत्तर प्रदेश। सो इन चारों में से कौन सा स्टेट यानी कौन से राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 का हमारा सी नंबर ऑप्शन जो करेक्ट है, मध्य प्रदेश। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वनों को जो कितने भागों में बांटा गया? वन के संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 18 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोर बोलते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है? संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की जो धारा 21 है, तो 21 का संबंध जो किससे है? तो ए में कह रहा है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, बी में कह रहा है मृदा के संरक्षण से, सी में कह रहा है जल के संरक्षण से और डी में कह रहा है खनिज संपदा संरक्षण से। तो 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है सही है। संविधान का जो धारा 21 है उसका संबंध किससे है? तो वन के जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो है धारा 21 बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो 1968 में कन्वेंशन लाया गया था, तो कौन सा कन्वेंशन लाया गया था? तो ए में कह रहा है फिरकी कन्वेंशन, बी में कह रहा है वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी में कह रहा है विश्व आपदा कन्वेंशन और डी में कह रहा है कि नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 21 का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो देखो इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो भारत में ही पाया जाता है? तो सभी को पता होगा कि डॉल्फिन जो है हमारा, ये एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, ओनली इंडिया में पाया जाता है क्या? डॉल्फिन। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो ए में कह रहा है मैग्नीज, बी में कह रहा है बॉक्साइट, सी में कह रहा है लोहा और डी में कह रहा है सोना।
तो 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 23 का सही जवाब है हमारा लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, तो लोहा को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिजों के उद्योगों की जननी। लोहा जो खनिज है हमारा, तो उद्योगों की जननी माना गया खनिज में। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? लौह अयस्क का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ए में कह रहा है कर्नाटका, बी में कह रहा है झारखंड, सी में कह रहा है गोवा और उसके बाद डी में कह रहा है उड़ीसा। तो 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 24 का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक जो है ये भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज यानी कि लौह उसमें उपस्थित। ठीक है, तो वो वाला खनिज जो है कौन सा है? ए में कह रहा है चूना पत्थर, अभ्रक, मैग्नीज और बॉक्साइट। तो इसमें से कौन सा ऐसा खनिज है जिसमें लौह युक्त होता है, यानी कि इसमें लौह जो है वर्तमान होता है? तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 का सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। मैग्नीज में जो है हमारा लौह युक्त जो है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब मैग्नीज लौह युक्त खनिज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो 26 में क्या कह रहा है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए देखो बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर आपको एल्युमिनियम बनाना है तो बॉक्साइट खनिज का जो है इस्तेमाल कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका हमारा ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, चूना पत्थर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ए में कह रहा है असम, बी में कह रहा है राजस्थान, सी में कह रहा है बिहार और डी में कह रहा है तमिलनाडु। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? 28 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, असम। ठीक है, असम राज्य में जो खनिज तेल का विशाल भंडार है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो 29 में क्या करा है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय का मतलब है कि इसमें जो है खत्म होने वाला संसाधन कौन सा है? ठीक है, तो पवन आपका कभी खत्म नहीं होता है, सौर ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होता है, जल भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो कोयला जो है हमारा क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, अनवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है जी, किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारा लास्ट सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो 30 में क्या कह रहा है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ए में कह रहा है कोयला, बी में कह रहा है विद्युत, सी में कह रहा है पेट्रोलियम और डी में कह रहा है सौर ऊर्जा। तो चलिए 30 का सही जवाब क्या होगा? तो 30 का हमारा डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि इसमें से बाकी के जो आप देख रहे हो एकदम एक जैसा है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत क्या है एक जैसा, और सौर ऊर्जा क्या है? हमारा गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, चलिए सो बेसिकली ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था संसाधन एवं उपयोग भूगोल का, तो इसमें मैंने आपको टोटल 30 क्वेश्चन दे दिए हैं और ये जो 30 क्वेश्चन है ये एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा भी आई है। ठीक है, तो इन 30 के 30 क्वेश्चन को जो है आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको जो वीडियोज़ को 2 बार 3 बार जितना बार हो सके देख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियोज़ को कर दीजिए लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय।